Hello students, welcome to your own channel Science Classes by Munjal sir. Yes students, your wait is over now. Let's have a look at your syllabus of subject science. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके साइंस के सिलेबस के अंदर 15 चैप्टर जो है वो मेंशन है. फर्स्ट 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री पार्ट के, देन 3 चैप्टर्स बायो पोर्शन, 8 to 12 जो है आपके ये फिजिक्स पोर्शन रहेगा. लास्ट 3 चैप्टर ये जनरल साइंस के चैप्टर है, लेकिन आपको यहाँ पे बायो के साथ ही पढ़ाए जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो सेम एज 10th बोर्ड क्लास का रहेगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 100, थ्योरी पार्ट 80, प्रैक्टिकल एंड अदर एक्टिविटी जो स्कूल लेवल पे होंगी उसके 20 मार्क्स. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पार्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर आपका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मोशन. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं? तो जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा. तो जल्दी से कर दीजिए. फिजिक्स का चैप्टर 1 दैट इज मोशन, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8. तो स्टूडेंट्स ये फिजिक्स का बहुत ही एक बेसिक चैप्टर है. इसको करने के बाद आई एश्योर यू कि आपके अंदर फिजिक्स को पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा होगा. तो यहां मैंने इसका एक फ्रेमवर्क यानी स्केलेटन बना रखा है कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है, क्या पढ़ना है. तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मोशन को करेंगे, फिर उसके टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद मोशन को हमने ग्राफ्स के अंदर भी पढ़ना है. लेकिन ये करने से पहले हम यहां कुछ बेसिक टर्म्स को सीखेंगे. ये वो टर्म्स हैं जिसको हम फिजिक्स की फंडामेंटल यूनिट्स भी बोल सकते हैं. इन सभी टर्म्स को हम इस चैप्टर की सोल या आत्मा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इन टर्म्स को बड़े ध्यान से कर लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बड़े ध्यान से देखना इसको. इसको करने के बाद हम लोग करेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को. तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं. फिर ये कहां से आई हैं, इसको ड्राइव भी करना है बाय ग्राफिकल मेथड्स, और इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आपका बनता है 5 मार्क्स का. हैं डेफिनेशन ऑफ मोशन. इसका जनरल मीनिंग आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं और मुझे बताओ कि आपको कौन कौन से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से आपको मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं. यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे हैं. तो आप बोलोगे सर हमारा जो हाउस है उसकी बिल्डिंग है, या आपकी स्कूल की बिल्डिंग, ठीक है, या कोई आपके आसपास कोई ट्री दिखाई दे रहा है, तो आप डेली उसको एक ही प्लेस के ऊपर देखते हो. तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के. फिर अगर मैं बोलूं कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स, तो आप बोलोगे कि मूविंग पीपल जो लोग जा रहे हैं. उसके बाद आप बोलोगे कि कोई कार, ट्रक, बसेस ये सब रोड्स के ऊपर दौड़ रही हैं. या आपने देखा हो बर्ड्स को फ्लाई करते हुए, तो बर्ड्स जो हैं फ्लाई कर रही हैं. या आपने फिशेस को स्विम करते हुए देखा होगा. तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के हैं. तो आप इसको देखते ही तुरंत बता देते हो कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट पे हैं. तो स्टूडेंट्स यहां पे एक बात क्लियर होती है, एक छोटी सी डेफिनेशन मोशन की जो है वो क्लियर हो जाती है. वो क्या है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. तो मूवमेंट को देख के आपने मोशन को डिसाइड कर लिया कि जहां मूवमेंट है, जहां पे मूवमेंट है वहां पे मोशन है. तो ये पहली बात क्लियर होगी कि जहां मूवमेंट है वहां मोशन है. लेकिन अब यहां अपने मोशन को और क्लियर करते हैं. वो कैसे, अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां इस पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है. ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसने अपनी मूवमेंट को दिखाया, इसने चलना स्टार्ट किया और चलते चलते ये पॉइंट बी पर पहुंच गया. ये ऑब्जेक्ट जो है बी के ऊपर पहुंच गया, इसने मूवमेंट को दिखाया. अब हम ये भी देखेंगे कि जब ये ए पोजीशन पे था तो टाइम t1 था, क्योंकि जब ये चेंज करेगा अपनी पोजीशन तो ये दूसरी पोजीशन बी पे जब पहुंचा तो टाइम t2 था. यहां स्टूडेंट्स आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट पहले ए पोजीशन पे था, बाद में वो बी पोजीशन पे पहुंच गया. ऐसा करने में उसको कुछ टाइम भी लगा,
तो आपने क्या किया कि यहां पे जो इसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी उसको ध्यान में रखा और इसी स्टार्टिंग वाली पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स यहां इस कंडीशन को देख के भी आप बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन के अंदर था। तो यहां पे दूसरी डेफिनेशन आपकी बनेगी मोशन की, वो ये कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस बाय टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। स्टूडेंट्स फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर है, लेकिन सेकंड डेफिनेशन जो है ये मोशन को ज्यादा क्लियर करती है। कैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोल सकते हैं, जब उसकी पोजीशन चेंज हो, बाय टाइम हो, यानी टाइम के साथ हो। तो यहां देखो, यहां इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए से बी चेंज हो रही है। यहां पे टाइम t1 था, यहां पे टाइम t2, यानी टाइम भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यानी कि हमने ये स्टार्टिंग वाली पोजीशन को देख के ही बोला था कि ये पोजीशन चेंज होगी, यानी इस रेफरेंस पॉइंट की भी जरूरत होती है। तो अब हम इस रेफरेंस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। तो यहां देखो इस डायग्राम को, ये रोड के ऊपर एक कार जो है वो मूव कर रही है। अगर मैं यहां आपको इन रेफरेंस पॉइंट को, यानी ये ट्री और जो हट है ये रेफरेंस पॉइंट है, अगर मैं इनको हाइड कर दूं तो जब इसकी पोजीशन चेंज होगी मूवमेंट के दौरान तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसकी पोजीशन जो है कैसे चेंज हो रही है, ये मूव कर रही है कि नहीं। लेकिन यहां देखो इन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग एकदम से क्लियर हो जाते हैं कि पहले कार जो है ये ट्री और हट के बीच में थी, अभी ये इसने हट को भी क्रॉस कर लिया। तो इन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हम बोल सकते हैं कि ये कार जो है ये मोशन के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए जो है मोशन को बोलते हैं मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन में लेके चलता हूं और ये बात आपने जरूर एक्सपीरियंस भी की होगी। तो स्टूडेंट्स सपोज करो कि हम लोग पिकनिक के लिए एक बस के अंदर जा रहे हैं। हम लोग बस के अंदर देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में हम लोग बाहर नहीं देख रहे, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि हम लोग रेस्ट पे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए रेफरेंस पॉइंट है और हमारी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही थ्रू द विंडो आप बाहर देखते हैं तो आपको लगेगा कि ट्रीज पीछे जा रहे हैं, बिल्डिंग पीछे जा रही है, यानी कि आपको लगेगा कि हम बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, हम मोशन के अंदर हैं। दूसरा एक्सपीरियंस, ट्रेन के अंदर दो ट्रेन एक साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हैं। दूसरी वाली ट्रेन जब चलती है तो हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये सब रिलेटिव, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट के लिए हम रेस्ट पे हो सकते हैं, दूसरे रेफरेंस पॉइंट के लिए हम मोशन के अंदर हो सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप लोग बैठकर रेस्ट में वीडियो देख रहे हैं, लेकिन रियल के अंदर आप लोग अभी भी मोशन के अंदर हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ कंटिन्यू जो है वो मूव कर रही है, लेकिन हमें जितने भी रेफरेंस पॉइंट है आसपास वो भी एक साथ मूव कर रहे हैं, हमारा जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो मून है या हमारी अर्थ है या दूसरे प्लैनेट्स हैं, ये कंप्लीटली जो है मोशन के अंदर रहते हैं, ये सन के अराउंड जो है मूव करते रहते हैं। तो देख लो, एक मोशन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे कितनी सारी बातें करनी पड़ी। ये जरूरी थी क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स छोटी क्लासेस के अंदर आपने बहुत सारी टाइप्स को पढ़ा था, जिसमें आपने रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, रोटेशनल, ऑसिलेटरी, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, बहुत सारे मोशन के बारे में आपको पढ़ा था। तो इस चैप्टर के अंदर हमने 2 टाइप्स की मोशन को पढ़ना है। मेनली जो है आपकी रेक्टिलिनियर मोशन रहेगी और थोड़ा सा जो है पोर्शन आपका सर्कुलेटरी का भी आएगा इसके अंदर। तो आप यहां पे देखो, रेक्टिलिनियर के अंदर आपको एक लाइन वर्ड दिख रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, तब उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। अब दूसरा सर्कुलेटरी, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट एक सर्किल के ऊपर, यानी कि अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल मूव करेगा, तो हम इसको बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन। और बाकी ये जितनी भी टाइप्स की मोशन है, इन सबको हम 2 कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स
अब हम देखते हैं इस चैप्टर की फंडामेंटल टर्म्स को। तो सबसे पहले हम यहां ले रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को एक साथ लिया है क्योंकि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक साथ होगी और इसके ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, मेक डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसके डिफरेंसेस को भी नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई पर्सन लॉकडाउन के अंदर अपने घर पे या ए की पोजीशन पे बैठा है, उसको कुछ इमरजेंसी है, उसने बाहर जाना है, तो बाइक लेके जाएगा तो पुलिस वाले जल्दी पकड़ लेंगे। तो उसने क्या स्कीम लगाई, उसने पैदल पैदल जाना शुरू किया और वो पोजीशन बी पर पहुंच गया। फिर बी से होता हुआ वो पोजीशन सी पे जहां उसे पहुंचना था वहां पहुंच गया। तो यहां पहुंच के दूसरे वाला पर्सन पहुंचता है, इसको पूछेगा अरे भैया तुम यहां कैसे पहुंच गए? तो इसने बताया कि मैं ए टू बी 5 किलोमीटर चल के आया हूं और बी टू सी जो है 3 किलोमीटर पैदल चल के आया हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी जर्नी थी और इस जर्नी का ये इसका इनिशियल पोजीशन थी। इनिशियल पोजीशन यानी इसकी जर्नी इसने यहां से स्टार्ट की थी और जहां इसने पहुंचना था ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इसको देख के आपने बताना है कि इस पर्सन ने टोटल कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, आप बता सकते हैं कि ए टू बी 5 किलोमीटर एंड बी टू सी 3 किलोमीटर, तो टोटल इसने 8 किलोमीटर की जर्नी को ट्रेवल किया। लेकिन यहां पे पर्सन बोल रहा है कि अरे इतनी दूरी लेके आए हो, अगर तुम चाहते तो ए टू सी सीधा भी आ सकते थे, ये वाली जर्नी आपको कम पड़नी थी, आप जल्दी आ जाते। तो स्टूडेंट्स, ये जो ए टू सी हमने अभी शो किया है डार्क लाइन से, ये क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है, छोटा रास्ता जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं, इसी को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इन्होंने ये मेजर किया तो ये 4 किलोमीटर नजर आया। तो यहां पे डिस्टेंस आपको क्लियर होगी, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। एक्चुअल लेंथ जो उसकी जर्नी की वो 8 किलोमीटर थी और यहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा इसका, जो अपने को दिखाई दे रहा है 4 किलोमीटर। तो अभी इसी को ही मैं दूसरे एग्जांपल के अंदर लेके जा रहा हूं और वहां ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब अपने क्या करते हैं, ये पर्सन जो है ए टू बी गया, बी टू सी, सी से वापिस अपने घर पे पहुंच गया, यानी ए से स्टार्ट किया इसने और वापिस ए तक ही पहुंच गया। अब आपने क्या करना है, पाथ वही है, उतने किलोमीटर है। अब आपने इस कंडीशन में बताना है कि डिस्टेंस कितनी आएगी, फिर आपने बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो अभी आप कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दें और इसके आंसर फाइंड करें, फिर देखें कि आंसर आपके कैसे मैच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अब आप कैसे बताओगे, मैथमेटिकल सिंपल कैलकुलेशन होगी। तो आप क्या चेक करेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि अब इसकी जर्नी कैसे है, ए से स्टार्ट किया, ए पे वापस पहुंच गया, तो 5 प्लस 3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया, 12 किलोमीटर। अब देखना है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया कि शॉर्टेस्ट पाथ है जो इसने जर्नी की, कि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का रास्ता, छोटा रास्ता, उसको बताना है। तो अब हम चेक करेंगे कि इसने ए से स्टार्ट किया और ए पे वापस आ गया, यानी इसकी इनिशियल पोजीशन ए थी, अब फाइनल पोजीशन भी ए है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गया। क्या इन दोनों पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस है? नहीं है। इट मींस यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, यानी कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द जर्नी। तो यहां पे 0 है, यहां पे था जिसको हमने स्ट्रेट लाइन से शो किया था शॉर्टेस्ट पाथ को, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर और यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि मेक डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके डिफरेंसेस के अंदर फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा
डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ड्यूरिंग अ जर्नी। दूसरा इसका जो पॉइंट रहेगा, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ ड्यूरिंग जर्नी, जैसे कि आपने वो पिछले डायग्राम में देखा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट ने 5 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल की, एक इतनी बात, और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट ने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, कोई डायरेक्शन साथ में ऐड कर दूं, तो यहां पे दूसरा पॉइंट जो है डिफरेंस का वो क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट में इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि जब मैं बोलूं कि सिर्फ 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर, ये तो है मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस के लिए होता है, तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड के साथ 5 किलोमीटर के साथ आपको बताया जाए कि इस डायरेक्शन के अंदर, स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक डिफरेंस हो गया। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, और जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है तो वो वाली वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसकी बातें बार बार होंगी आगे, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की, तो आगे हम इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे। थर्ड पॉइंट रहेगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। जब कोई जर्नी स्टार्ट करेगा तो कहीं पे भी घूम के जैसे वापस आ गया था पिछले एग्जांपल के अंदर, कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। लेकिन आपने देखा था कि अगर हम सेम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और ज्यादा क्लियर करेगा। तो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। A body is moving along a circular path of a radius r. What will be the distance traveled and displacement of the body when it completes? आगे जो है 2 सिचुएशन दी हुई हैं। जब वो बॉडी जो है कंप्लीट करेगी हाफ रेवोल्यूशन, बी 1 रेवोल्यूशन, यानी कि जब आधा चक्कर लगाएगी या एक पूरा चक्कर लगाएगी, तो दोनों ही कंडीशन में आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो ठीक है, ये और आपको क्लियर कर देगी। तो यहां मैं आप एक सर्किल को ड्रॉ कर रहा हूं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है, और आपको जो दे रखा है कि इसका जो रेडियस है वो आर दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे पहले हाफ रेवोल्यूशन। तो इस पोजीशन से स्टार्ट किया इसने, और हाफ रेवोल्यूशन कहां पूरा हो जाएगा, यहां पे जाके इसका ये पॉइंट बी पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसका हाफ रेवोल्यूशन पूरा हो गया। अब आपने बताना है कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया इस कंडीशन में और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्टेंस क्या है, जो उसका रियल पाथ है, जो रियल डिस्टेंस को कवर किया है वो बताना है आपने। तो ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो रियल का पाथ है उसको मेजर करना है, वो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है पूरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है कि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला 2 पाई आर, यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस है पूरे सर्किल की ये 2 पाई आर होती है। लेकिन हमने क्या किया है, हाफ कवर किया है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ जो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2, कितना हो गया, पाई आर, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, पाई आर। तो इसका आंसर आ गया पाई आर। अब देखना है आपने कि इसने ए से स्टार्ट किया है इनिशियल पोजीशन, बी पे जाके खत्म किया फाइनल पोजीशन। ए और बी के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ जो सीधा स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखेंगे यहां से लेकर बी तक जो है ये डिस्टेंस कितनी बन रही है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट आर हो गया, वैसे ही सेंटर पॉइंट से बी तक ये भी आर हो गया, तो आर प्लस आर ये क्या हो गया 2r। 2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया किस कंडीशन में, जब बॉडी ने हाफ रेवोल्यूशन किया है। अब देखते हैं पूरा रेवोल्यूशन, यानी कि ए से बी तक पहुंचा, फिर वापस बी से होता हुआ ये कहां पहुंच गया, ए तक। तो यहां पे एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अब इस एक चक्कर पूरा करने पे आपने बताना है डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये पूरा सरकमफ्रेंस को कवर कर लिया। अब ये पूरे सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितनी बनेगी,
2 पाई आर। अब बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान देना है कि ए से स्टार्ट किया, पूरे चक्कर के बाद वापस ए पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन भी वही ए और फाइनल पोजीशन भी ए, तो कोई बीच में डिस्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में वो एक चक्कर पूरा करे, 2 करे, 3 करे, यानी कि रेवोल्यूशन पूरा होने पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होएगी। जितने चक्कर लगाता जाएगा उतने चक्कर से मल्टीप्लाई कर देना 2 पाई आर को, वो उसकी डिस्टेंस बनती जाएगी। तो हो गया ना क्लियर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।